हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आरी न्यूज चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और रिसेंटली इस पर काफ़ी डिस्कस भी हुआ है। डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे हम लोग। लेकिन जो आज का टॉपिक है दैट इज़ द अप्रूव्ड मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स रिक्वायरमेंट फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर 2019। इसको हम लोग ALMM से नाम से जानते हैं, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर्स। इसको डिटेल में आगे हम समझेंगे और ये इसका कितना सिग्निफिकेंस है मैंने इसको फिर आगे समराइज किया है कि इसके क्या, इस ऑर्डर के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ये डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट और ALMM में क्या डिफरेंस है, बहुत लोगों को बहुत इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। तो आगे मैंने क्लेरिफाई किया है और इस स्कीम के क्या फीचर्स हैं तो आगे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये क्यों है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक क्वालिटी ऑर्डर इशू किया था डेट इज़ नोन एज द सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम्स डिवाइसेस एंड कंपोनेंट गुड्स रिक्वायरमेंट फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर 2017। ये जो ऑर्डर इशू किया गया था, मिनिस्ट्री ने जो ऑर्डर इशू किया था ये अंडर BIS एक्ट इशू किया था और इसको सितंबर 2017 में इशू किया गया था। इस ऑर्डर के अंतर्गत जो थे, जो बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूड किया गया था सोलर जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स, इन्वर्टर्स, बैटरी स्टोरेज फॉर SPV एप्लीकेशंस। इस ऑर्डर में ये मैंडेटरी था कि मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS आफ्टर टेस्टिंग फ्रॉम BIS रिकॉग्नाइज टेस्ट लैब। सबसे पहले उनको जो BIS अप्रूव्ड जो लैब्स थे उनको टेस्ट कराना पड़ेगा, फिर उनको BIS से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसी ऑर्डर के आगे, इसी के कंटिन्यूटी में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक और रूल्स जो है ऑर्डर इशू किया था, नोटिफिकेशन इशू किया था, दैट इज़ नोन एज द ALMM, जो आज का टॉपिक है मेरा इसी पर है। तो मिनिस्ट्रीज इशूड अप्रूव्ड मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स रिक्वायरमेंट फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर ALMM ऑर्डर 2 जनवरी 2019। जनवरी 2019 में इस ऑर्डर को इशू किया था। और इस ऑर्डर में है क्या चीज़, तो इसमें यह बोला गया कि जो मॉडल और मैन्युफैक्चरर्स जो इस लिस्ट में एलिजिबल होंगे, मतलब जो इसमें अगर इन लिस्ट हो जाएगा, उसका एक पूरा प्रोसेस है, आगे हम समझेंगे डिटेल में। अगर इस ऑर्डर में, इस ALMM में अगर लिस्ट में अगर वो जो मैन्युफैक्चरर्स और मॉडल इन लिस्ट हो जाते हैं तो वो एलिजिबल होंगे उस प्रोजेक्ट्स के लिए जिसमें कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट असिस्टेड प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर प्रोजेक्ट्स आ रहा है, और जो प्रोजेक्ट्स हैं जो बिडिंग के थ्रू आ रहा है, जिसमें कि अंडर सेक्शन 63 के अंदर एक स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स निकाला गया है सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये बेसिकली हम सोलर की बात कर रहे हैं। तो सोलर के लिए जो बिड्स निकाले जाएंगे और डिस्काउंट जिसमें परचेज करता है, उसके लिए मैंडेटरी है कि जो जो पैनल्स आएंगे, जो मॉडल्स अप्रूव्ड होगा, वो इसी लिस्ट के थ्रू होगा। फिर इस ऑर्डर को और रिवाइज कर दिया गया है और इसको और थोड़ा सा ब्रॉडर बना दिया गया है, जिसमें कि PM कुसुम का जो कंपोनेंट है वो भी इंक्लूड कर लिया गया है और जो नेट मीटरिंग में जो प्रोजेक्ट्स लगेंगे उनको इंक्लूड कर लिया गया है, जो ओपन एक्सेस के थ्रू जो प्रोजेक्ट्स लगेंगे उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो सोलर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 100% ही एक तरह से ALM में इसको कंसिडर कर लिया गया। कहने का मतलब ये है कि वो अ, कहने का मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट्स जो हैं जो वही लगेंगे, जो पैनल्स वहीं से सोर्स किए जाएंगे, जो कि इस लिस्ट में जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो पैनल्स इन लिस्ट होंगे वहीं से सोर्स किए जाएंगे। अब इसमें जो इस ऑर्डर में बोला गया है कि जो ऑर्डर जो है इसमें दो लिस्ट बनाई गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। जो लिस्ट 1 है उसमें सोलर फोटोवोल्टेइक पैनल्स जो हैं, जो मॉडल्स हैं, उनका इनलिस्टमेंट होगा और जो उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं वो। जो लिस्ट 2 होगा वो सोलर PV सेल्स जो हैं, वो उसके मॉडल्स प्लस उसका जो मैन्युफैक्चरर्स है वो। तो दो लिस्ट है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो इसमें ये लिखा है कि अब एक्चुअली ये है कि BIS और ALMM में क्या डिफरेंस है ये समझना जरूरी है। तो जो BIS है बेसिकली ये प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के लिए, मतलब अगर जो कोई प्रोडक्ट है, मतलब जो सोलर पैनल है वो, उस पैनल की टेस्टिंग कराई जाएगी, राइट, वो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन जो ALMM है ये एक्चुअली प्रोसेस ओरिएंटेड है और जो फैसिलिटी और जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, उनको एक सर्टिफाइड करता है। हम आगे डिटेल में और समझेंगे कि कैसे सर्टिफाइड करता है। इसमें बहुत सारे इंस्पेक्शन का क्लॉज लिखा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि BIS और ALM में क्या है। BIS बेसिकली सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट को सर्टिफाइड करता है, और ALM जो है उस प्रोसेस को और उसके जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है उसको सर्टिफाइड करता है।
अब इसके अगेंस्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने अभी तक कितने ऑर्डर्स निकाल रखे हैं, कितना नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है, उसका यहाँ पर जस्ट मैंने समराइज़ किया गया है। तो जो फर्स्ट मैंने बताया कि जो इसका जो ऑर्डर आया था 2 जनवरी 2019 को आया था। फिर सेकंड जो आया था इसके बाद इस पे पूरा डिटेल गाइडलाइंस इशू किया गया था, डेट इज़ द 28 मार्च 2019 को इशू किया गया था। उसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशन इसमें जो था डोमेस्टिकली जो मैन्युफैक्चर सोलर पीवी सेल थे उसके लिए यहाँ पर कुछ क्लैरिफाई किया गया था, डेट इज़ वाइड ऑर्डर 21 अक्टूबर 2019। फिर इसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया था इस ऑर्डर में, वाइड डेटेड 6 फरवरी 2020। फिर उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन की जो डेट थी इसमें कि एएलएम कब से विद इफेक्ट होगा, मतलब जो इसमें जो मॉडल और जो मैन्युफैक्चरर्स जो इसमें लिस्ट में होंगे उनका लोग उससे कब सोर्स करेंगे, तो वो डेट कई बार बढ़ाई गई है और कई बार इसमें एक्सटेंड की गई है। तो आप देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ इन इफेक्टिव डेट एफएलएम लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 डेटेड 7 अप्रैल 2020 इसमें एक्सटेंड किया गया था। उसके बाद इस जो एएलएमएम की जो लिस्ट थी, लिस्ट 1, बेसिकली लिस्ट 2 अभी तक पब्लिश नहीं की गई है। तो जो लिस्ट 1 है अभी तक 4 बार रिवाइज किया जा चुका है। तो जो लेटेस्ट रिवीजन है वो आपकी 30 दिसंबर 2021 को किया गया था। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जो है जनवरी 2020 में इस गाइडलाइंस में अमेंडमेंट किया गया था। आगे देखेंगे इस अमेंडमेंट पे ये है कि जो ओपन एक्सिस और नेट मीटरिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो पीएम कुसुम कंपोनेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इसमें कवर कर लिए गए हैं। और इसके अलावा अदर कुछ मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि इसमें एफएक्यू भी बना कर अपलोड किया गया है। अप्लीकेशन फॉर्मेट क्या होगा उसके लिए लिस्ट 1 के लिए, मतलब पैनल्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए, प्लस लिस्ट 2 के लिए जिसमें सोलर सेल्स और जो उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट क्या होगा, तो वो डिटेल दिया हुआ है। अब हम गाइडलाइंस के बारे में समझ लेते हैं कि गाइडलाइंस में है क्या चीज़, और आगे और समझेंगे डीसीआर और एएलएम में क्या डिफरेंस है, क्या इसके एडवांटेजेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेज हैं। तो सबसे पहले ये जो स्कीम है, बेसिकली आप मेरा अगर पहले भी वीडियो भी देखे होंगे तो कोई भी स्कीम अगर लॉन्च की जाती है, कोई भी पॉलिसीज लॉन्च की जाती है, तो उसका एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होता है। तो इस स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है कौन, तो इसके लिए जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसमें डिप्यूट किया गया है दैट इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी नाइस। ये मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ही आती है, जो कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है और ये गुड़गांव में बेस्ड है ये। और बेसिकली ये सोलर टेस्टिंग और सोलर आर&डी इस फील्ड में काम करता है। तो जो इस स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है दैट इज़ द नाइस। और इसमें रोल क्या है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो जो है जो भी अप्लीकेशंस, जैसे कि जो कोई भी मैन्युफैक्चरर्स हैं अपने मॉडल को इनलिस्ट करवाना चाहता है तो कहीं ना कहीं तो अप्लाई करेगा। तो वो जो है अप्लाई जो है नाइस को अप्लाई करेगा, फिर उस नाइस क्या करेगा, इस अप्लीकेशंस को प्रोसेस करेगा। इसमें इंस्पेक्शन का भी प्रोविज़न है, तो इंस्पेक्शन करेगा फैसिलिटीज़ को, फिर वेरीफाई करेगा, फिर क्वालिटी चेक्स कर सकता है। तो ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सारी नाइस के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें एक ये भी क्लॉज है कि अगर आप देखा जाए बीआईएस पहले सर्टिफाई करना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन आपका प्रोडक्ट्स को बीआईएस सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर अप्लाई करना पड़ता है। तो जो नाइस में जो फैसिलिटीज़ है वो भी सर्टिफाइड करती है। तो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है नाइस में। तो इसमें ये बोला गया है कि इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए नाइस में एक इंडिपेंडेंट अलग से एक सेल बनाया जाएगा, दैट इज़ द उसको नाम होगा एएलएमएम सेल इन नाइस। ये जो एएलएम सेल होगा ये इंडिपेंडेंटली एएलएम से रिलेटेड ही काम करेगा। और इसमें यह भी प्रोविज़न रखा गया है कि अगर जिस मॉड्यूल्स का टेस्टिंग अगर नाइस ने किया गया है और उस मॉड्यूल का जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वहाँ पर अगर इंस्पेक्शन करना होगा तो उस टीम में नाइस नहीं रहेगा, नाइस के अलावा अदर टीम मेंबर होंगे, सो दैट कि टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप देख सकते हैं इसमें ये भी लिखा हुआ है, ऑल द एएलएम रिलेटेड वर्क इन नाइस सेल बी डील्ड बाय द एएलएम सेल इन नाइस इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। द इंस्पेक्शन टीम फॉर मॉड्यूल टेस्टेड इन नाइस अंडर द एएलएम ऑर्डर मे नॉट हैव ऑफिशियल्स फ्रॉम नाइस। इसमें इंस्पेक्शन का भी एक प्रोविज़न रखा गया है, किसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इसमें इंस्पेक्शन किया जाएगा तो उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से जो पैनल अगर नाइस में टेस्टेड है तो उस टीम में नाइस के ऑफिशियल्स नहीं रहेंगे। वैलिडिटी ऑफ मॉडल्स 2 ईयर्स, इसमें क्या बोला है कि अगर इसमें कोई मॉडल अप्रूव्ड हो जाता है और एएलएम में अगर इनलिस्ट हो जाता है तो उसकी जो वैलिडिटी है 2 साल है। 2 साल के बाद दोबारा फिर रिन्यूअल करना पड़ेगा और रिन्यूअल का प्रोसेस सेम है जैसे कि नए फ्रेश एप्लीकेशन के साथ किया जाता है। इफेक्टिव डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसको 3 बार रिवाइज किया जा चुका है और ये प्रेजेंटली जो है जो इफेक्टिव डेट इसकी जो है 10 अप्रैल 2021 है। इफेक्टिव डेट का मतलब क्या है कि अगर 10 अप्रैल 2021 से पहले कोई भी बिट्स अगर कंक्लूड हो गया है, इसका मतलब है कि अगर रिवर्स ऑक्शन हो गया है या बिट्स ओपन हो गए हैं तो वो
जो बिड्स हो गया उसमें जो एज पर रिक्वायरमेंट, जिसमें कि अगर गवर्नमेंट असिस्टेड प्रोजेक्ट्स है या अगर बिडिंग के थ्रू अगर प्रोजेक्ट्स आ रहा है, अगर वो प्रोजेक्ट्स अगर आते हैं जिसमें कि बिड्स 10 अप्रैल 2021 से पहले कंक्लूड हो गया है, तो वो प्रोजेक्ट्स में मैंडेटरी है। इसमें जो पैनल्स लगेंगे वो एएलएम अप्रूव्ड वाले पैनल्स या बोल सकते हैं जो मैन्युफैक्चरर से ही लिए जाएंगे। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इफेक्टिव हो गया 10 अप्रैल 2021 से। इसके बाद जितने सारे बिड्स हुए हैं 10 अप्रैल 2021 के बाद जितने सारे बिड्स हुए हैं सब में ये एएलएम अप्लीकेबल होगा। अब इसमें इसका एक प्रोसेस रखा गया, एप्लीकेशन फ़ी भी रखा गया है कि जो मॉडल्स अप्रूव किए जाएंगे, जो इंस्पेक्शन किया जाएगा, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन फ़ी भी है। तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर 50 मेगावाट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 50 मेगावाट से कम है और 50 मेगावाट से ज़्यादा है तो उस पर रखा गया है। तो अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर 50 मेगावाट से कम है, तो उस केस में कोई अगर अपने मॉडल्स को अप्रूव कराना चाहता है तो उसमें जो पर मॉडल की फ़ीस है 2500 पर मेगावाट है। और आगे और इसको एग्जांपल से समझाया गया है। और अगर 50 मेगावाट से ज़्यादा कैपेसिटी है तो उस केस में अगर आप अप्रूव करवाएंगे तो उसमें जो पर मॉडल की फ़ीस है 5000 पर मेगावाट है ऑफ द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी। और जो इसमें मॉडल डिफाइन किया गया है तो इसमें मॉडल ये बोला कि कौन से मॉडल्स हो सकते हैं। तो इसमें बोला कि ऑल द BIS अप्रूव्ड मॉडल्स एंड सेल्स विथ सेम नॉमिनल पावर आउटपुट। इसमें पावर आउटपुट रेटिंग से डिफाइन किया गया है कि अगर सेम पावर आउटपुट रेटिंग है तो सेल बी ट्रीटेड एज ए वन मॉडल। उसमें हो सकता है कि बहुत सारे मॉडल्स अगर हो और चार मॉडल है, मान लीजिए चारों मॉडल का अगर आउटपुट रेटिंग सेम है, एक रेंज में है, तो चारों मॉडल को एक मॉडल की तरह ट्रीट किया जाएगा। इन केस द एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल मॉडल्स द एप्लीकेशन फी सेल बी एज पर द above फॉर वन मॉडल एंड एडिशनल 1% ऑफ दिस फॉर एवरी एडिशनल मॉडल। अगर मान लीजिए आप चार मॉडल्स अप्रूव करवाना चाहते हैं तो जो फर्स्ट मॉडल की जो फीस होगी वो तो एज पर प्रोसीजर है ही। अगर सेकेंड मॉडल का जो फीस होगा जो फर्स्ट मॉडल का 1% होगा, फिर इसी तरह थर्ड मॉडल का होगा वो भी 1%। फर्स्ट मॉडल का उसका 1% होगा। आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, अगर किसी के एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उसके 100 मेगावाट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और वो तीन अपने डिफरेंट मॉडल को इनलिस्ट करवाना चाहता है, उस केस में अप्लीकेशन फ़ी क्या होगी। तो देखिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 100 मेगावाट है, इट इज़ मोर देन 50 मेगावाट। तो जो इसमें अप्लीकेबल होगा 5000 पर मेगावाट है, तो 100 मेगावाट के हिसाब से क्या होगा 5000 इंटू 100, तो ये एक मॉडल की फ़ीस होगी। सेकेंड मॉडल के लिए क्या होगा, फर्स्ट मॉडल का 1%, 5000 इंटू 100 इंटू 1%। इसी तरीके से थर्ड मॉडल क्या हो सकता है, फर्स्ट मॉडल का 1%, 5000 इंटू 100 इंटू 1%। तो टोटल कितना लगेगा 5.1 लाख, मतलब 5,10,000 आपको फीस देनी पड़ेगी तीन डिफरेंट मॉडल अप्रूव करवाने के लिए। अब सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस, अगर मान लीजिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 50 मेगावाट है, तो जो 50 मेगावाट है 50 मेगावाट से कम है, तो उस केस में जो फ़ी होगा आपका 2500 पर मेगावाट हो सकता है। तो मान लीजिए इस केस में आप तीन मॉडल अप्रूव करवाना चाहते हैं, तो फर्स्ट मॉडल की फ़ीस क्या होगी, तो 2500 इंटू 50, ये एक मॉडल की फ़ीस होगी। सेकेंड मॉडल क्या होगा, तो फर्स्ट मॉडल का 1%, 2500 इंटू 50 इंटू 1%। इसी तरीके से थर्ड मॉडल का क्या होगा 2500 इंटू 50 इंटू 1%। तो टोटल इसमें लग रहा है 1,27,500। देखिए कितना डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। हालांकि ये इसलिए बोला गया कि जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनको ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इस वजह से ये कैटेगरी डिफाइन की गई है। अब इंस्पेक्शन फीस, इसमें यह भी प्रोविज़न रखा गया है कि एक टीम जो है जो भी मैन्युफैक्चरर इसमें इनलिस्ट करवाना चाहते हैं तो टीम जो है इंस्पेक्ट करेगी उसके लिए। तो उसके लिए इंस्पेक्शन फ़ी मैन्युफैक्चरर्स को ही सबमिट करना पड़ेगा। In addition to application fee, the applicant is also required to pay the charges for inspection of the applicant's premises. The inspection fee for each inspection is as follow. तो उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर सार्क कंट्रीज हैं और आउटसाइड ऑफ द सार्क कंट्रीज, सार्क कंट्रीज में आते हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, अब अफगानिस्तान भी है, ये सब सार्क कंट्रीज़ का आते हैं। तो उसमें तीन कैटेगरी डिवाइड की गई है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 100 मेगावाट है या 100 मेगावाट से ज़्यादा और 250 मेगावाट से कम है और मोर देन 250 मेगावाट है, तो इस केस में अगर 100 मेगावाट से कैपेसिटी कम है तो उस पर इंस्पेक्शन फीस आपकी 5 लाख होगा। अगर 100 मेगावाट से 250 मेगावाट के बीच में है तो उसमें इंस्पेक्शन फीस आपका 10 लाख होगा, 10 लाख। और मोर देन 250 मेगावाट है तो आपका 15 लाख होगा। अगर मान लीजिए आउटसाइड ऑफ द सार्क कंट्री जैसे कि चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, ताइवान, साउथ कोरिया, अगर इस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए जो भी है, उस केस में अगर आप जो भी मैन्युफैक्चरर्स अपने मॉडल्स को और मैन्युफैक्चरर्स को इनलिस्ट करवाना चाहता है,
उस केस में इरिस्पेक्टिव ऑफ कैपेसिटी, इसमें बाइफर्केशन नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कैपेसिटी आपको एप्लीकेशन फीस 30 लाख देनी पड़ेगी, 30 लाख देना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं कि अगर मान लीजिए एक ही मैन्युफैक्चरर्स की बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, उस केस में क्या हो सकता है। तो मान लीजिए सेम कंट्रीज़ में अगर मैन्युफैक्चरर फैसिलिटी अगर मान लीजिए दो है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया में दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मान लीजिए 150 मेगावाट है, तो उस केस में उसको 10 लाख लगेगा एक साइट विजिट कराने के लिए। सेकेंड साइट के लिए अगर सेम कंट्रीज़ में, तो जो फर्स्ट जो फ़ी है उसका 50% लगेगा, तो 10 लाख प्लस 5 लाख मतलब 15 लाख देना पड़ेगा। लेकिन अगर यही चाइना के एग्जांपल लेते हैं, तो चाइना में मान लीजिए अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सेम कंपनी का और दोनों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इनलिस्ट करवाना चाहता है, तो उस केस में अगर 30 लाख है, सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चाइना में ये सेम है, तो 30 + 15 दैट इज द 45 लाख, तो उसको 45 लाख देना पड़ेगा। लेकिन अगर सेम मैन्युफैक्चरर्स का दो अलग अलग कंट्रीज में, मान लीजिए चाइना में है और वियतनाम में है, उस केस में कोई भी 50% का वेट नहीं होगा, फुल चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर मैन्युफैक्चरर्स आपका एक मैन्युफैक्चरर्स है, उसकी चाइना में फैसिलिटी और वियतनाम में, तो 30 लाख प्लस 30 लाख दोनों के लिए इंडिपेंडेंट देना पड़ेगा। देखिएगा, साइट्स इन द सेम कंट्री, फॉर ईच एडिशनल साइट्स द इंस्पेक्शन फी शैल बी 50% ऑफ द ईच साइट। एडिशनल साइट्स आर इन डिफरेंट कंट्री, एक ही मैन्युफैक्चरर्स का डिफरेंट कंट्री, तो उसको पूरा फुल फीस देना पड़ेगा। इंस्पेक्शन फी शैल बी एज पर द फी ऑफ द ईच साइट बी इंस्पेक्टेड। अब इसमें प्रोसीजर क्या है, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर्स हैं अगर एएलएम में अगर अप्लाई करना चाहता है, तो उसका प्रोसीजर क्या हो सकता है। द अप्लीकेंट्स हैव टू बी सबमिटेड टू एएलएम सेल इन एमएनआरई, एमएनआरई में एक एएलएम सेल बनाया हुआ है, वहाँ पर अप्लीकेशन जो है सबमिट की जाएगी। द अप्लीकेंट हैव टू सबमिट द अप्लीकेबल फ़ी, जो भी फ़ी है, जो भी, जैसे कि मैंने बताया कि अगर मान लीजिए 3 मॉडल्स अगर है 100 मेगावाट की कैपेसिटी है, तो उसमें 5,10,000 सबमिट करेगा। अप्लीकेबल फ़ी, बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ देयर फाइनेंशियल फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ऑफ द लास्ट 3 years आर द पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर मान लीजिए 5 साल पुराना, अगर 5 years पुराना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, तो लास्ट 3 years का आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा। मान लीजिए 1 साल ही हुआ है, तो आपको 1 साल का डिटेल देना पड़ेगा। The evidence would include the detail of purchase of raw materials, production and sales details, profit and loss accounts, statement of asset and liabilities etc. ये सब पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। इन केस इन्वॉल्विंग प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन, अगर मान लीजिए किसी बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स होंगे जिनको ये सब डिटेल नहीं होगी, नई नई कैपेसिटी बनी होगी, तो उस केस में ये प्रोसीजर है कि सबसे पहले इंस्पेक्शन किया जाएगा, प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन किया जाएगा। प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन करने के बाद फिर आपको इनलिस्ट किया जाएगा, अगर सब कुछ एज पर प्रोसीजर होगा तो। उसमें जो प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन किया जाएगा, वो भी उसके लिए अप्लीकेबल फ़ी आपको जो भी होगी देनी पड़ेगी। इन केस इन्वॉल्विंग प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन ऑफ फिजिकल इस्टेब्लिशमेंट और ऑपरेशन ऑफ द यूनिट, द applicant shall be required to submit details on the monthly basis for the next 1 year। हर मंथ आपको सबमिट करना पड़ेगा। सेपरेट एप्लीकेशंस टू बी सबमिटेड फॉर ईच मॉडल, अगर मान लीजिए जैसा कि 3 मॉडल का एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो 3 मॉडल के लिए 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस होंगे, सेम एप्लीकेशंस में नहीं जाएगा। द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर्स लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 विल बी अपलोडेड ऑन एमएनआरई वेबसाइट एंड विल बी क्वार्टरली अपडेटेड। हर क्वार्टर में इसको अपडेट किया जाएगा। जो लिस्ट होगी वो लिस्ट पब्लिकली जो है हर क्वार्टर में अपडेट किया जाएगा। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली अगर हम देखें कि एएलएम का जो पर्पज़ है, बहुत सारे पर्पज़ हैं। तो जैसे क्वालिटी को भी मेंटेन करना है, तो जैसे क्वालिटी चेक्स, द मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर सो इनलिस्टेड शैल बी सब्जेक्टेड टू रैंडम क्वालिटी चेक्स टेस्ट इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस। ऐसा नहीं कि एक बार आपने इनलिस्ट करवा दिया और आप कुछ भी करते रहे, ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी रैंडम कभी भी चेक किया जा सकता है। In case of any failure or non-compliance by the enlisted manufacturers, they shall be removed from the approved list of model and manufacturers. रिन्यूअल, मान लीजिए जैसा कि बताया कि जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी इसमें जो अगर इनलिस्ट हो जाता है तो वैलिडिटी 2 साल के लिए है। उसके बाद फिर फर्दर क्या करना है, तो रिन्यूअल कराना पड़ेगा आपको। तो रिन्यूअल का प्रोसेस सेम है जैसे कि फ्रेश एप्लीकेशन के साथ है। द रिन्यूअल शैल फॉलो द सेम प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश इनलिस्टमेंट। फाइल रिन्यूअल फी इज 50% द प्रिवेलिंग एप्लीकेशन फी फॉर द फ्रेश इनलिस्टमेंट। उस समय जो भी फ्रेश एप्लीकेशन की जो फ़ी होगी उसका 50% आपको रिन्यूअल फ़ी देना पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ, इस स्कीम जो है, जो एएलएम ऑर्डर है, इसमें एक अमेंडमेंट कर दिया गया 13 जनवरी 2020 को। वाइड इसमें इससे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें केवल 2 ही जो है क्लॉज को इसमें जो है मैंडेटरी किया गया था कि जो गवर्नमेंट असिस्टेड प्रोजेक्ट हैं
उनका मैंडेटरी है कि जो सोलर पैनल्स जो सोर्स करेंगे एएलएम अप्रूव्ड जो है लिस्ट से ही सोर्स करेंगे। और दूसरा जो बिडिंग के थ्रू होना था, जिसमें कि डिस्कॉम परचेज करता है, बल्क परचेज है जिसमें तो उसमें भी ये मैंडेटरी था कि आप जो भी सोर्स करेंगे एएलएम अप्रूव्ड जो मॉडल ही लेंगे या उस मैन्युफैक्चरर से ही सोर्स करेंगे। इसके बाद इसमें ये इंक्लूड कर दिया कि जो ओपन एक्सिस और नेट मीटरिंग वाले प्रोजेक्ट्स अगर लगते हैं तो वो भी आपको एएलएम अप्रूव्ड लिस्ट से ही लेना पड़ेगा। और जो कंपोनेंट ए बेसिकली पीएम कुसुम में 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। जो कंपोनेंट ए है वो 10,000 मेगावाट डिसेंट्रलाइज ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। जो कंपोनेंट बी और सी है बेसिकली ये पंप्स के लिए है, पंप को सोलराइज करने के लिए। तो जो कंपोनेंट बी है बेसिकली वो आइसोलेटेड पंप है जो कि डीजल जनरेटर पर चलते हैं। और जो कंपोनेंट सी है जो ग्रिड कनेक्टेड जो पंप है उनको सोलराइज करने का। तो ऑलरेडी कंपोनेंट बी और सी में सब्सिडी का प्रोविजन है, इसलिए गवर्नमेंट असिस्टेड प्रोजेक्ट है वो। तो उनका ऑलरेडी मैंडेटेड था और उसमें डीसीआर कंटेंट भी है, मतलब ऐसे भी मैंडेटरी है कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट वो मैंडेटरी प्रोविजन है उसमें। ऐसे भी आपको मेड इन इंडिया ही आपको सोलर पैनल्स लेने पड़ेंगे। लेकिन कंपोनेंट ए में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। तो अब इसमें कंपोनेंट ए को भी ला दिया गया है कि जो कंपोनेंट ए है और इसकी टारगेट कैपेसिटी जो है कंपोनेंट में 10,000 मेगावाट है, तो ये भी एक बड़ी कैपेसिटी है। तो कंपोनेंट ए को भी इस एएलएम वाली लिस्ट में ला दिया गया कि जो कंपोनेंट ए के अंदर जो प्रोजेक्ट्स लगेंगे उसमें जो सोलर पैनल सोर्स किया जाएगा वो एएलएम अप्रूव्ड लिस्ट से ही सोर्स किया जाएगा। और ये जो अमेंडमेंट किया गया ये 1 अप्रैल 2022 से अप्लीकेबल होगा। अगर हम बात करते हैं अब स्टेटस की, तो ये जो एएलएम था बेसिकली मार्च 2019 में इसको इशू किया गया था। और इसका अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, तो अभी तक इसमें जो है अभी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली जो 4th रिवीजन लिस्ट जो इशू किया था डेट इज 31 दिसंबर 2021 को किया था। उस रिवीजन के हिसाब से अभी तक 41 सोलर मैन्युफैक्चरर्स जो है वो इनलिस्ट की अभी इनलिस्ट हो गए इसमें एएलएम में, जिनकी टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 10,906 मेगावाट है। आगे इसमें पूरा डिटेल मैंने लिस्ट बनाई है, उसमें लगाया अभी डिस्कस करेंगे। तो टोटल 41 सोलर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ 10,906 मेगावाट इज अप्रूव्ड अंडर एएलएम लिस्ट 1। लिस्ट 1 है ये, जिसमें लिस्ट 1 में क्या होता है कि सोलर मॉड्यूल्स प्लस सोलर मैन्युफैक्चरर्स, जो मॉड्यूल्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो है। लिस्ट 2 आपका क्या है, सोलर सेल्स और उसके जो मैन्युफैक्चरर्स। तो लिस्ट 2 अभी तक कोई पब्लिश नहीं की गई है। लिस्ट 2 जो है इज़ नॉट पब्लिश्ड येट। और एज पर अगर मीडिया रिपोर्ट हम लिखते हैं, बहुत सारे न्यूज इसमें आए हैं, एप्लीकेशन फॉर 5 गीगावाट मतलब 5,000 मेगावाट आज पेंडिंग फॉर इनलिस्टमेंट अंडर एएलएम लिस्ट। तो अगर देखा जाए कि अगर 5 गीगावाट है तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली अगर 15 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है इस एएलएम लिस्ट में आ जाएंगी। अब इस 5 गीगावाट में बाहर की कंपनियां हैं या नहीं है इसका मुझे डिटेल नहीं पता। अगर बाहर की कंपनियां नहीं है इट मीन्स 15 गीगावाट की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में है। अब हम बात करते हैं, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है बेसिकली कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट और एएलएमएम में क्या डिफरेंस है। ये समझना बहुत ज़रूरी है और दोनों में डिफरेंस है। तो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट है क्या चीज़, तो डीसीआर पैनल्स आर दोज पैनल्स फेयर इन सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। देखिए क्लियरली इसमें है डीसीआर कंटेंट इसको बोलते हैं कि जो भी अगर सोलर पैनल से बात करें तो सोलर सेल्स और मॉड्यूल जो मेड इन इंडिया होना चाहिए वही डीसीआर पैनल है, उसी को डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो द बेसिक पर्पज ऑफ डीसीआर कंटेंट इज टू हेल्प द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स बाय क्लियर विजिबिलिटी ऑफ डिमांड ऑफ द लोकल पैनल्स। ये क्लियर कट विजिबिलिटी है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को और एक तरह से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है इसमें। दीज आर मैंडेटरी इन सम सोलर स्कीम्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और स्कीम्स कौन कौन से, सीपीएसयू स्कीम फेज 2 जो कि 12,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, इसमें पूरा मैंडेटरी है कि जो सोलर पैनल होंगे सोलर सेल्स और मॉड्यूल मेड इन इंडिया होना चाहिए। रूफ टॉप स्कीम फेज 2 इसमें 4,000 मेगावाट का प्रोविजन है, ये भी इसमें जो पैनल लेंगे सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स मेड इन इंडिया होना चाहिए। कुसुम स्कीम में कंपोनेंट बी और सी है, इसमें जो अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी है 20,000 मेगावाट के। तो टोटल इसमें अगर देखा जाए डीसीआर की जो कैपेसिटी है टोटल 36,000 मेगावाट है। आप समझ गए होंगे ना, जो सोलर पैनल जो लगेंगे सोलर पैनल प्लस जो सोलर पैनल से जो पहले वाला प्रोसेस है सोलर सेल्स, तो सोलर सेल्स और मॉड्यूल जो है मेड इन इंडिया होना चाहिए। अब एएलएमएम क्या है, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल मैन्युफैक्चरर्स क्या है, तो एएलएमएम इज ए लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स अप्रूव्ड बाय एमएनआरई एज पर द गाइडलाइंस। दिस इज मैंडेटरी that only modules from ALMM list can be used in the government assisted projects under government schemes bidding by the government agency at the standard bidding documents, open access project, net metering projects, PM कुसुम component A projects। और इस ALMM लिस्ट में फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स भी हो सकते हैं और अभी तक लिस्ट जो ही उसमें तो नहीं है,
लेकिन दे आर ऑल्सो एलिजिबल। अगर जो प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और अप्लाई करते हैं तो वो भी इसमें एएलएम लिस्ट में आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसमें जो इस लिस्ट से जो सोर्स किया जाएगा वो जो सोर्स है बेसिकली उसमें इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी हो सकते हैं और बाहर के मैन्युफैक्चरर्स भी हो सकते हैं। लेकिन डीसीआर क्या है, वो प्योरली क्या है, मेड इन इंडिया है। जो सोलर पैनल है मेड इन इंडिया है। इसका दोनों में बेसिकली डीसीआर और एलएम अगर देखा जाए तो डीसीआर जो क्या है बेसिकली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का इंकरेजमेंट है, बढ़ावा देना है, मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देना है। एलएम क्या है बेसिकली क्वालिटी और क्वालिटी को इंश्योर करना है। द बेसिक पर्पज ऑफ एलएम टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ सोलर पैनल्स एंड प्रिवेंट फ्रॉम डंपिंग ऑफ द लो ग्रेड पैनल्स इन इंडिया। इसमें बीआईएस रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर आपको एएलएम में अप्रूव करवाना पड़ता है, इनलिस्ट करवाना पड़ता है। तो एक पूरा एक क्वालिटी चेक्स है। कोई भी पैनल्स को आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और अगर आप कुछ करते भी हैं तो आपको लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, और आप अपने पैनल्स जो हैं आप अपने पैनल जो हैं इंडिया में आप सेल नहीं कर सकते हैं। तो ये भी कंडीशन है। तो आप समझ गए होंगे डीसीआर और एएलएम में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या है, मतलब एएलएमएम जो लाया गया, जो ये स्कीम लाई गई, जो ये ऑर्डर लाया गया एएलएम का, इसके एक्चुअली बेनिफिट्स क्या है। तो देखिए इसमें बहुत सारे डिबेट है इसमें बेनिफिट्स क्या है। अगर आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स का अगर व्यू देखेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप सेम प्रोजेक्ट डेवलपर्स का व्यू समझेंगे, जो प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, तो आपकी बहुत सारे इसके निगेटिव इफेक्ट्स बताएंगे। तो ये पर्सपेक्टिव है बेसिकली कि किस पर्सपेक्टिव से समझना है। लेकिन मैंने इंडिपेंडेंटली जो है थोड़ा सा रिसर्च करके ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए कि क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेज हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो एवरी लार्ज कंट्री हैज़ डिफरेंट टेस्टिंग प्रोसीजर एंड सर्टेन प्रोसेस। हर डिफरेंट कंट्री, जो भी बड़े बड़ी कंट्री जैसे चाइना, यूएस, उनका एक अपना प्रोसीजर है टेस्टिंग का, कि कोई भी अगर गलत जो माल है, जो गलत गुड्स है, गलत पैनल है, वो मतलब डंपिंग ना हो पाए किसी भी कंट्री में, तो उनका एक सर्टेन प्रोसीजर है। और इस टाइप के प्रोसीजर को बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस ट्रीटेड एज ए नॉन टैरिफ बैरियर टू द रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स। बहुत ज़्यादा अगर इंपोर्ट आना शुरू हो जाता है किसी कंट्री में तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान पहुंचाता है, या एक तरह से बोल सकते हैं डंपिंग हो सकती है, लो क्वालिटी के माल आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक तरह से एज ए नॉन टैरिफ बैरियर की तरह भी ट्रीट किया जाता है इन टेक्निकल टर्म्स। अब हम बात करते हैं इसके लिए क्या एडवांटेजेज हैं, बेनिफिट्स हैं। तो इट विल रिड्यूस इंडियाज रिलायंस ऑन सोलर इंपोर्ट्स एंड इंक्रीज सेल्फ सफिशिएंसी। एट प्रेजेंट अराउंड 80% ऑफ सोलर पैनल इज इम्पोर्टेड। ऑब्वियसली आप अगर मैंने अभी लिस्ट की जो बात की है, जो 41 सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं, अभी इसमें केवल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, कोई भी बाहर की भी कंपनी इसमें लिस्ट नहीं हुई है। तो ऑब्वियसली एक तरह से जो इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं, सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उनको बढ़ावा मिलना है। तो इससे क्या है कि जो हमारा इंपोर्ट है, अभी जो आज की डेट में 85%, मोर देन 85% जो हम सोलर पैनल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और मेनली चाइना है, अगर 80% तो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी एक सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ाएगा। और इंडिया का जो है इंपोर्ट्स पर जो इंडिया का जो जो है सोलर एनर्जी में हम जो ट्रांजिशन में कर रहे हैं, हाईली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, वो उसमें थोड़ा सा कम होगा। सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स। ऑब्वियसली एक तरह से एक विजिबिलिटी मिल जाएगी, जो भी अब टेंडर आएंगे, जो प्रोजेक्ट्स लेंगे, ये एएलएम अप्रूव्ड होगा। और अभी एज ऑन डेट है मैक्सिमम के अभी टोटल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स इसमें लिस्टेड, तो उनका एक बिजनेस मिलेगा, तो एक तरह से उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। क्वालिटी बेंचमार्क फॉर मॉड्यूल्स। ऑब्वियसली इसमें एक मैंडेटरी है कि बीआईएस सर्टिफाइड होना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसमें सर्टिफिकेशन लेने के बाद आपको एएलएम अप्रूव करना पड़ेगा। और अगर कुछ क्वालिटी नहीं है एज पर अप्रूव्ड नाम्स, या कुछ और आप गड़बड़ करते हैं, तो इन लिस्ट से आपको बाहर भी किया जा सकता है, आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। तो एक डर क्रिएट रहेगा। तो इस बेसिस पे जो भी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ये इंश्योर जरूर करेंगे कि हमारी क्वालिटी बनी रहे। क्योंकि जो पैनल की जो लाइफ होती है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 25 ईयर्स हम बोलते हैं, तो 25 ईयर्स पैनल्स की लाइफ बोलते हैं। तो इसलिए इस चीज़ों को कंसिडर करते हुए क्वालिटी जो है बनी रहेगी। इंडस्ट्रीज परफॉर्मेंस एंड डिग्रेडेशन रेट्स में इंप्रूव। ऑब्वियसली जो मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उनको कहीं डर होगा कि अगर मैं क्वालिटी में अगर नहीं आ पाया, या मेरी पैनल्स उस लेवल के एफिशिएंसी का नहीं है, तो इन लिस्ट से मतलब परफॉर्मेंस अगर नहीं होगा तो बाहर हो सकते हैं और उनको बिजनेस नहीं मिलेगा। तो इस बेसिस पर वो परफॉर्मेंस इंक्रीज करेंगे, डिग्रेडेशन फैक्टर जो होगा वो भी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट है प्रिवेंट द डंपिंग ऑफ लो क्वालिटी चाइनीज पैनल्स इन इंडिया। ये एक सबसे बड़ा, जैसे मैंने बताया कि नॉन टैरिफ बैरियर की तरह है। और जो भी अभी तक ये क्लेम किया जाता था कि जो लो क्वालिटीज़ के जो पैनल्स हैं, जो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्लेम करते हैं, और बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि लो क्वालिटी जो चाइना है, चाइना यूएस और जापान को बेस्ट क्वालिटी के पैनल्स
एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया में जो है लोअर क्वालिटी के जो पैनल्स हैं वो एक्सपोर्ट करता है। हालांकि बहुत सारे इसमें मैटर्स हैं। इसका एक रीज़न यही बताया जाता है कि इंडिया है काफ़ी प्राइस सेंसिटिव कंट्री है। जो डेवलपर्स हैं थोड़ा सा लोग जो भी रेट का भी एक फैक्टर है, तो मे भी एक रीज़न हो। लेकिन ये है कि काफ़ी लो क्वालिटी के पैनल्स इंपोर्ट किया जा रहे हैं। अगर लो क्वालिटी का अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो चूँकि 25 ईयर्स की लाइफ बोली जाती है, 25 ईयर्स लाइफ नहीं होगी अगर कुछ सालों बाद ही अगर ये पैनल डिग्रेड काफ़ी कर जाएंगे, तो उस केस में फिर क्या होगा? या तो डेवलपर को नुकसान भी हो सकता है, और सेकंड ये है कि इसको फिर दोबारा, क्योंकि एक तरह से ह्यूज रॉ क्या बोलते हैं वेस्टेज क्रिएट हो जाएगा। तो ये भी एक आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ा इशू है। तो इस चीज़ को भी इस पर रोक लगेगी। It will also help to build consumer trust in domestic products, encourage them to buy this basically। एक अगर हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हमारा एक जो है क्या बोलते हैं एक ट्रस्ट बनेगा कि भाई देखिए गवर्नमेंट ऑलरेडी अप्रूव्ड ये मैन्युफैक्चरर्स हैं और काफ़ी क्वालिटी चेक्स है उसके बाद इनलिस्ट करती है। तो एक ट्रस्ट बनता है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। इट विल इनकरेज फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ऑब्वियसली इस प्रोसीजर में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, तो यहाँ की टीम जाएगी बाहर, जो है हर 2 साल पे इंस्पेक्शन करेगी, और उसके बाद नहीं अप्रूव्ड होगा तो बिजनेस नहीं मिल सकता है। तो अगर जो कंपनी जो है और इंडिया में काफ़ी इंपोर्ट करती है उसका काफ़ी अच्छा मार्केट है, और इंडिया में अभी टारगेट को पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो काफ़ी ह्यूज टारगेट है। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है इंडिया में लगाने की कोशिश करेगी। ड्यू टू टारगेट ऑफ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030, अभी आज के डेट में 450 गीगावाट का है, और 500 गीगावाट बाई नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी। तो अगर 50 गीगावाट जिसमें हम मान सकते हैं न्यूक्लियर और जो इस हटा लेते हैं, तो उसमें 450 गीगावाट अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी आएगी मोर देन 50% जो है मैक्सिमम कैपेसिटी जो आएगी सोलर के थ्रू आएगी। तो अगर सोलर के थ्रू जो कैपेसिटी आ रही है उस केस में पर ईयर जो रिक्वायरमेंट है आज की डेट से अगर 2030 तक लेते हैं तो 25 to 30 गीगावाट पर ईयर के है। ये जो एएलएम का जो प्रोसेस है एक तरह से पूरा क्लियर विजिबिलिटी दे रहा है आपका। तो एएलएम प्रोसेस विल हेल्प इन क्लियर विजिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक मार्केट एंड हैव ए पोटेंशियल ऑफ लाइक सक्सेसफुल ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। इसमें ऑटोमेटिव इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया है कि कैसे ऑटोमेटिव इंडस्ट्री आज की डेट में इंडिया के काफ़ी सेल्फ रिलायंट है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में ऑटो इंडस्ट्री में है, और उनके एंसिलरीज कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं। तो एक पूरा वैल्यू चेन है और काफ़ी ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। तो ये भी इसमें ये सोचा जा रहा है कि ये भी जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इसमें भी काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ह्यूज टारगेट है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगेगी। तो इन फ्यूचर और एक विजिबिलिटी भी, एक ऑर्डर की विजिबिलिटी भी है कि 25 to 30 गीगावाट की डिमांड है हर साल की। तो मे भी देखते हैं अभी फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन एक विजिबिलिटी जो है तो और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, काफ़ी ये सब सारे एडवांटेजेज हैं। अब हम बात करते हैं डेवलपर के पर्सपेक्टिव से, या एक जनरल जो एक इंडस्ट्री जो है पर्सपेक्टिव है, जो प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है ये। तो उसमें सम एक्सपेक्टेड डिसएडवांटेजेस जो है थोड़ा सा रिसर्च करके जो है जो मीडिया में और जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसको मैंने समराइज़ किया है। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज ट्रीटेड ए नॉन टेरिफ बैरियर एंड रिस्ट्रिक्ट टू ओपन मार्केट। देखिए जो उसमें जो उसको एडवांटेज बताया गया था कि नॉन टेरिफ बैरियर की तरह ट्रीट करता है और रिस्ट्रिक्ट करता है इंपोर्ट्स को, लो क्वालिटी को। इसमें दूसरा ये पहलू बताया कि ये ओपन मार्केट को रिस्ट्रिक्ट करता है। मतलब जो अच्छे पैनल्स हैं, अच्छे पैनल इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है चाहे बाहर की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसमें क्वालिटी वाइज अभी काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। तो एक तरह से ओपन मार्केट को रिस्ट्रिक्ट करता है, कॉम्पिटिटिवनेस को ये घटाता है। अब और भी हम थोड़ा सा क्या इसमें डिसएडवांटेजेस हैं या क्या निगेटिव पॉइंट्स है वो समझ लेते हैं। तो हायर अप्लीकेशन एंड इंस्पेक्शन फ़ी, बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये क्लेम करते हैं कि हर 2 साल पर रिन्यूअल करना है, और जो इनिशियल जो चार्जेज हैं काफ़ी ह्यूज चार्जेज हैं। दिस फी कुड बी प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव पर्टिकुलरली फॉर चाइनीज मैन्युफैक्चर। अगर कोई बाहर की अब देख आज की डेट में 80% जो इंपोर्ट होता है चाइना से होता है। अगर कोई चाइनीज मैन्युफैक्चरर से चाइनीज इंटरप्राइजेज अगर इनलिस्ट करवाना चाहता है तो उसको काफ़ी ह्यूज फी देना पड़ेगा। अब चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर हम लोग आज की डेट में देखें 5,000 5 गीगावाट 10 गीगावाट 12 गीगावाट 30 गीगावाट ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। तो अगर वो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर इंडिया में इनलिस्ट करवाना चाहता है, मान लीजिए कि एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर फॉरेन कॉर्पोरेशन है जो 5 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी बट ओनली सेल्स 500 मेगावाट टू इंडिया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो काफ़ी ह्यूज है, लेकिन इंडिया में केवल एक्सपोर्ट करता है 500 मेगावाट। लेकिन अगर उसको इनलिस्ट करवाना होगा तो उसको पूरा 5,000 मेगावाट के को कंसीडर करते हुए फी सबमिट करना पड़ेगा। इट इज स्टिल रिक्वायर्ड टू पे फॉर द इंटायर 5,000 मेगावाट। टाइम टेकिंग प्रोसेस,
इंटायर प्रोसेस ऑफ बिकमिंग लिस्टेड इन द एएलएम टेक्स टाइम। देखिए अभी आज की डेट में जो है लिस्ट जो है आप बहुत बाद में पब्लिश की गई है। फर्स्ट जो लिस्ट है सितंबर अक्टूबर में पब्लिश की गई थी, और ये आपका देखा जाए मार्च 2019 में आ गया था। तो काफ़ी टाइम लगा इन लिस्ट करने में, चूँकि इनिशियल प्रोसेस था इसलिए टाइम लगा, हो सकता है इतना टाइम ना लगे, लेकिन इनिशियली काफ़ी टाइम लगा। The entire process of becoming listed in the ALM takes time, which would result in project delays and support supply chain interruptions. Besides, BIS certification is a requirement for enlistment ALM. Companies selling existing products or launching new ones in the Indian open market may face longer lead times. The time involved in the ALM registration for foreign manufacturer the first time is about 1 year. एक साल से ज़्यादा इसमें लग सकता है। और अभी जो भी लेटेस्ट जो लिस्ट है, लिस्ट 1 है, उसमें कोई भी अभी फॉरेन कंपनीज इन लिस्ट नहीं है। आप समझ सकते हैं। और इसका एक दूसरा सबसे बड़ा रीज़न इन लिस्ट नहीं होने का ये भी हो सकता है, अभी कोविड सिचुएशन चल रही है तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्ट हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग जो है काफ़ी रिस्ट्रिक्ट है। और चाइना जो है काफ़ी अभी कंजर्वेटिव है वीज़ा देने में। तो और इसमें जो देखा जाए मैक्सिमम जो कंपनियां हैं उसमें चाइनीज़ कंपनियां हैं, उसके बाद जो इसमें वियतनाम और थाईलैंड भी आता है। तो ये सब कंपनियां जो है अभी तक इनलिस्ट नहीं हुई है, तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस इसका एक एग्जांपल। और करंट सिनेरियो भी जो है कोविड सिचुएशन जो भी चल रही है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। रिडंडेंट प्रोसेस, कुछ इंडस्ट्री वाले जो इसमें बोल रहे हैं कि इसमें रिडंडेंट प्रोसेस है, क्योंकि ऑलरेडी जो आईएसी जो स्टैंडर्ड है वो बीआईएस से सिमिलर है। जो क्योंकि बीआईएस सर्टिफिकेशन जो होता है, बीआईएस का जो स्टैंडर्ड है काफ़ी इसने आईसी से ही इसने फॉलो अप किया हुआ है, आईसी का ही इसने एक्वायर किया हुआ है। अगर मैक्सिमम आप पर देखेंगे तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो बाहर से जो पहले भी इंपोर्ट अगर हो रहा था तो वो आईएसी स्टैंडर्ड आईएसी को फॉलो करते थे, और यहाँ पर उनको दोबारा बीआईएस का भी सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। तो एक तरह से रिडंडेंट प्रोसेस है, एक ही पैनल्स के लिए दो दो बार आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी ऑफ फॉरेन पैनल मैन्युफैक्चरर्स, इसमें एक अनसर्टेनिटी हो सकता है। देखिए आप अगर इसमें इनलिस्ट करवाना चाहते हैं, आप प्रोसेस मैंने बताया उसमें, तो प्रोसेस बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पूरा टेक्निकल और फाइनेंशियल जो भी चीज़ें आपको पूरा बताना पड़ेगा। रॉ मटेरियल क्या है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, क्या कैसे परचेज करते हैं, तो पूरा सारा आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो इसमें जो बाहर की कंपनियां हैं वो हेजिटेट करेंगी कि इतना जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो थोड़ा सा देने को अवॉइड करेंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। Foreign players, especially Chinese, may hesitate to submit documents of their financial, physical, manufacturing capability, raw material purchase, क्योंकि उनकी जो सारी चीज़ें हैं एक तरह से लीक होने के चांसेज हैं, जो उनके बहुत सारे इसमें हो सकता है कॉन्फिडेंशियल हो, तो वो भी थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे। बट फिर अभी तक कोई बाहर की कंपनियां इनलिस्ट नहीं हुई है, और मुझे डिटेल भी नहीं पता है कि बाहर की कंपनियों ने अप्लाई किया है कि नहीं किया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट है ये है कि बाहर की कंपनियों ने भी इनलिस्ट करने के लिए अप्लाई किया है, लेकिन कोविड सिचुएशन की होने की वजह से ये इंस्पेक्शन नहीं हो पाया, फॉरेन कंपनी में इंस्पेक्शन नहीं हो पाया। इंस्पेक्शन नहीं होने की वजह से, क्योंकि मैंडेटरी प्रोविजन है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन नहीं होने की वजह से अभी तक इनलिस्ट नहीं हो पाया। तो होपफुली नेक्स्ट जो रिवाइज जो लिस्ट है उसमें बाहर की कंपनियां। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि मतलब थोड़ा सा हेजिटेशन है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन इसमें चाहिए। सप्लाई इशू एट प्रेजेंट, अगर आप इंडिया एट प्रेजेंट अगर आप इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखते हैं तो केवल सेल और मॉड्यूल में है। एक्चुअली अगर सोलर पैनल को बताएं तो बहुत सारे स्टेजेस में बोलते हैं। सिलिका से पॉलीसिलिकॉन बनाने का एक स्टेज है, पॉलीसिलिकॉन से फिर इनगॉट और वेफर बनाने का एक स्टेज है, फिर वेफर से सेल बनाने का एक स्टेज है, फिर सेल से मॉड्यूल। तो बेसिकली 4 स्टेजेज हैं। तो इंडिया में अभी केवल सोलर सेल और मॉड्यूल ही बनता है। और जो रॉ मटेरियल, अगर हम सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है तो बाहर से हम वेफर लेके आते हैं, और अगर मॉड्यूल है तो हम सेल लेके आते हैं। या तो इंडियन सेल यूज़ करें, इंडियन सेल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बहुत कम है, 3 गीगावाट के आसपास ही है, या तो हम बाहर से। तो मोस्टली जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं बाहर से सेल इंपोर्ट करते हैं। तो ये काफ़ी जो इंडियन सोलर इंडस्ट्री है काफ़ी ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन प्लेयर्स, स्पेशली ऑन मतलब चाइनीज। तो अगर एएलएम का जो एक ये भी एक बताया जा रहा है कि जो इसमें कोई भी बाहर की कंपनी है नहीं, और डिलिबरेटली इंडिया गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है टू रिस्ट्रिक्ट फॉरेन प्लेयर्स। तो कहीं ना कहीं इसको वो इसको इसका मतलब डिसेट वो कर सकते हैं, मतलब डिस्टर्ब कर सकते हैं इस प्रोसेस को। क्योंकि अभी जो सोलर जो इंडस्ट्री है चाइना इसमें काफ़ी कंट्रोल करता है, और 70 to 80% जो है चाइना ही इस चीज़ को पूरा कंट्रोल किया हुआ हर चेन में, हर वैल्यू चेन में। लो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, मैंने बताया भी एट प्रेजेंट अगर इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 3 गीगावाट के आसपास है, और मॉड्यूल जो अभी इनलिस्ट हुआ है वो 11 गीगावाट के आसपास है। और हो सकता है कि होपफुली और भी कैपेसिटी इसमें आ जाए जो कि वेटिंग लिस्ट में है। तो मान लीजिए अगर 13 से 14 गीगावाट भी है, तो केवल
13-14 गीगावाट केवल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग ही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि बाहर से आपको सेल इंपोर्ट करना पड़ेगा और सेल जो है इंडिया में बहुत ही कम है, तो बहुत गैप है। सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी गैप है। तो ये भी एक ड्रॉबैक बोला जा रहा है कि ये जो रिक्वायरमेंट है, जो इतनी सारी डिमांड आ जाएगी। अब केवल हम DCR कंटेंट की बात करें तो देखिए 36 गीगावाट की डिमांड है। उसके बाद अगर ALM में आ जाता है तो इसमें ओपन ओपन फॉर ऑल हो जाएगा। आप इसमें ओपन कैटेगरी रूफ टॉप में भी इंक्लूड हो गया। इसके अलावा और भी जो बिडिंग है, मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स लगते हैं बिडिंग थ्रू, जो बल्क जो प्रोजेक्ट सेटअप होता है थ्रू बिडिंग के रूट के थ्रू होता है। तो अगर ये सब सारी देखा जाए तो ह्यूज डिमांड है और कैपेसिटी हमारे यहाँ कम है, तो एक काफ़ी डिफरेंस है जो डिमांड और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में। तो ये भी एक सेटबैक है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से सप्लाई शॉर्टेज हो सकती है। सप्लाई शॉर्टेज होने की वजह से आपका जो प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन है वो स्लो डाउन हो सकता है। हमारा जो टारगेट को प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये है कि कॉस्ट भी इंक्रीज़ कर सकती है। कॉस्ट इंक्रीज़ करने से टैरिफ भी इंक्रीज़ कर सकता है। तो बहुत सारा एक फैक्टर है ये। हिंड्रेंस टू बेटर टेक्नोलॉजी। Being a couple of Indian manufacturers approved under ALM list, not many companies have the capacity to meet such high efficiency requirement. अब देखिए आज की डेट में जो अगर हम सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स की बात करते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बात करते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट में केवल चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं और इनके पैनल भी जो है काफ़ी अभी एफिशिएंट हैं। बहुत इनकी जो पैनल एफिशिएंसी काफ़ी यूज है और बड़े पैनल्स आ रहे हैं और सारी टेक्नोलॉजी का आ रहे हैं। और उसके कंपेरिजन में अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की हम लोग बात करते हैं तो कुछ ही जो कंपनीज हैं वो उनको मैच कर पा रही है। तो एक तरह से बुलाया जाए कि बेटर टेक्नोलॉजी, अगर मतलब हम एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बेटर टेक्नोलॉजी को लेने से, अच्छे पैनल्स को लेने से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पैनल्स वहीं से लिए जाएंगे जो ALM अप्रूव्ड है। और आज की डेट में ALM अप्रूव्ड लिस्ट कौन से हैं, तो केवल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं। बाहर की कंपनी कोई भी नहीं है। बाहर की कंपनी होगी भी तो हो सकता है कि बहुत लिमिटेड कंपनी हो। तो ये भी एक बताया जा रहा है कि एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं अच्छी टेक्नोलॉजी को लेने में। कंप्लायंसेस एज पर इंडस्ट्री दिस इज इम्प्रैक्टिकल एंड कम्बर्सन प्रोसेस। जो इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो बोलते हैं काफ़ी इम्प्रैक्टिकल एंड कम्बर्सन प्रोसेस है। देयर इज अ सेपरेट BIS सर्टिफिकेशन, ALM लिस्ट। BIS सर्टिफिकेशन एक अलग से करना पड़ेगा और आपको ALM लिस्ट अलग से करना पड़ेगा। दीज नीड्स टू बी डन इन अ सिंगल प्रोसेस टू मेक इट ईजियर फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसको ईज करने के लिए चाहिए कि जो आप BIS सर्टिफिकेशन, BIS लिस्टिंग अलग से कर रहे हैं, ALM की लिस्टिंग अलग से कर रहे हैं, इसको आपको सिंगल प्रोसेस में करना चाहिए। मेक प्रोसेस सो दैट इट वुड बी फेयर टुवर्ड्स ऑल डोमेस्टिक और फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स। बेसिक कस्टम ड्यूटी, देखिए बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी जो है 1 अप्रैल 2022 से अप्लीकेबल हो जाएगा, जिसमें सोलर सेल पर जो है आपको 20% और सोलर मॉड्यूल जो है पैनल जो है 40% अगर बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो आपको इतना देना पड़ेगा। तो ALM तो एक तो है ही, ऊपर से बेसिक कस्टम ड्यूटी भी आ जाती है। तो काफ़ी इंडस्ट्री वाले को ये मानना है कि डबल इसमें लग रहा है। दिस ALM प्रोसेस विल फर्दर इंक्रीज इन मॉड्यूल कॉस्ट रिजल्टिंग हायर प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड टैरिफ। जो ALM का प्रोसेस है, बेसिक कस्टम ड्यूटी तो अप्लीकेबल हो ही जाएगी 1 अप्रैल 2020 से। और ALM का प्रोसेस जो है, इन सब सारे प्रोसेस से क्या है, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ने के चांसेज हैं, बढ़ जाएंगे और टैरिफ भी बढ़ जाएगा। अभी ALM टाइप 2 लिस्ट, ये केवल ALM टाइप 1 लिस्ट ही पब्लिश कर गई है, टाइप 2 लिस्ट पब्लिश नहीं की गई है। निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ RE इन्वेस्टमेंट, ये भी एक बोला जा रहा है कि इसका काफ़ी RE, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है अभी सोलर सेक्टर में आप देखेंगे तो काफ़ी बाहर की कंपनियां काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और इवन जो इंडियन कंपनी है वो भी बाहर से फाइनेंसिंग ला रहे हैं। तो जो एक इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट करते बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि उनका बाहर के जो पैनल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो किस टाइप के पैनल्स आएंगे, क्या एफिशिएंसी लेवल होगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ये। तो हो सकता है कि इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट है। सम मूव अगेंस्ट फॉरेन सप्लायर्स विल हैव निगेटिव इम्पैक्ट इन RE इन्वेस्टमेंट। ये आपके कुछ सम एक्सपेक्टेड जो डिसएडवांटेजेस थे, जो कि मैंने थोड़ा सा न्यूज रिपोर्ट और रिसर्च करके मैंने ये सब इनलिस्ट किया हुआ है, बनाया हुआ है कि क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं और डिसएडवांटेज। आप सिंपल समझिए, मैं इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। जो डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरर्स अगर आप उनसे बात करेंगे तो ALM के बहुत सारे एडवांटेजेस बताएंगे। और अगर आप सोलर डेवलपर से बात करेंगे तो वो इसके बहुत सारे निगेटिव इफ़ेक्ट्स बताएंगे कि ALM के क्या निगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब ये एक्चुअली लिस्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी MNRE ने जो लिस्ट 1 पब्लिश की गई है। तो इसमें जो 41 सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी क्या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और उनके जो मॉड्यूल्स जो इसमें अप्रूव्ड है उनकी वैलिडिटी कब तक है, तो वो मैंने बताया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो मुद्रा सोलर बेसिकली अदानी ग्रुप का है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन मुद्रा में गुजरात में सिचुएटेड 1100 मेगावाट का है ये। इसमें जो मॉडल्स अप्रूव्ड है ये मार्च 23 तक वैलिड है। जो विक्रम सोलर है, विक्रम सोलर जो है आपका
दो जगह इसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। आपका चेन्नई में भी जस्ट रिसेंटली भी किया है, आगे डिटेल में देखेंगे। और अभी वेस्ट बंगाल में पुराना है इसका, फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन परगना डिस्ट्रिक्ट में 1050 मेगावाट का है। और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आप लिस्ट में देख सकते हैं। एमबी का 500 मेगावाट का है, टाटा पावर का 300 मेगावाट का है, स्वेलेट का 140 मेगावाट का है, रिन्यूसिस इंडिया जो है 750 मेगावाट की कैपेसिटी है, वेबसोल जो है 250 मेगावाट का है, सोवा सोलर 240 मेगावाट का है, गोल्डी सोलर 500 मेगावाट का है, और भी बहुत सारे, वारी एनर्जी 1100 मेगावाट का है। वारी के 3 मैन्युफैक्चरर सेटअप है। तो वारी एनर्जी का एक वलसाड गुजरात में 1100 मेगावाट का है, फिर उसका सूरत में 500 मेगावाट का है, फिर वलसाड में 500 मेगावाट का है वारी का। तो इन लिस्टेड कैपेसिटी आप देख सकते हैं, वारी के 2100 मेगावाट तीन लोकेशन पर इन लिस्टेड कैपेसिटी है। आइकॉन सोलर 125 मेगावाट का छत्तीसगढ़ में है। पीबी पावर टेक्नोलॉजीज ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड 200 मेगावाट का है। सात्विक ग्रीन एनर्जी 240 मेगावाट का है। नवितास 100 मेगावाट का है। तो अब आप देख सकते हैं ये लिस्ट, इसमें बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरर्स आप देखिए, टोटल 41 हो गया आपका, 41 सोलर मैन्युफैक्चरर्स जिनकी टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 10,906 मेगावाट है। ये आप देखिए, इसमें विक्रम सोलर का, जैसे कि मैंने बताया कि विक्रम सोलर का आपका वेस्ट बंगाल में था, ये विक्रम सोलर का आपका तमिलनाडु में 972 मेगावाट का। इसी तरीके से पिक्सॉन ग्रीन एनर्जी 355 मेगावाट का। टोटल आपका 41 सोलर मैन्युफैक्चरर्स अभी लिस्टेड है, जिनकी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 10,906 मेगावाट है। तो होप दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो जो है, जो ALMM पे था, काफ़ी मैंने कोशिश की कि डिटेल में बता सकूं आपको। अगर आपको सही लगा होगा तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।